हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे एडवांस 2023 पेपर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चंस हैं और सबों का आंसर आपको देना पड़ेगा और ये आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। इससे कंप्यूटर को कॉपी करने में ईजी हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z। ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि कोई भी एटम ले लें आप, हाँ, उसमें चाहे कितना भी प्रोटॉन है होने दें। जैसे प्रोटॉन का नंबर चेंज करेगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन ना होकर कुछ और हो जाएगा, राइट। 2 प्रोटॉन हो जाएंगे तो हीलियम हो जाएगा, 3 हो जाएंगे तो लिथियम हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन लाइक कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाकी यदि हीलियम भी लेना है, 2 प्रोटॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन एक ही रहना चाहिए। लिथियम लेना है, 3 प्रोटॉन हो गए लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। इसका मतलब है हाइड्रोजन लाइक एटम है हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, लिथियम प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिया। और ऐसे ही हम सोच सकते हैं, ये हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा जब जेड का नंबर बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे। मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 3 3 6 3 9 2 11 है और इसमें कई लेयर में जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका कहना है कि सब इलेक्ट्रॉन को भगा दो, केवल 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ कर। सोडियम जो है 10 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन भगा देना है, तब ये सोडियम जो 10 प्लस है वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो ये ज़्यादातर एकेडमिक हो गया, प्रैक्टिकल तो होगा नहीं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को भगाना वो तो प्लाज्मा में होगा पॉसिबल। तो एनीवे, हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताना है। सो ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z. Photons emitted in the electronic transition from level n is equal to 4 to n is equal to 3. 4 to 3 में इलेक्ट्रॉन जो है सो ये हुआ 1 2 ये ठीक से बन नहीं रहा, ये 4 है और ये गैप धीरे धीरे कम होता जाता है। ये ज़्यादा गैप है भी कम गैप होता जाता है, जो भी ऐसा इस तरह से है कि n is equal to 4, ये n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, ये n is equal to 4। 4 से जंप कर रहा है 3 में, यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो लाइट के रूप में एमिट कर जाएगा। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, उसको लाइट कहते हैं या विजिबल लाइट कहते हैं। और इससे जो फोटॉन्स निकले हैं वो उसको क्या कर रहा है, उसको काम में लगा दिया है कि तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट करना है, उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है किसी मेटल से। टारगेट मेटल को उसको जाने दिया इस लाइट को, उसको एब्जॉर्ब किया मेटल ने और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जो मेटल यहाँ लगा दिए, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी मैक्सिमम, कुछ का कम भी रहेगा। जो सबसे ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, ये वर्क फंक्शन की बात कर रहा है, वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड लैम्डा 0, वेवलेंथ जो है सो दिया हुआ है 310 नैनोमीटर। तो जेड का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ कितना आएगा, उसको कैसे देते हैं? ये रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, या फिर ऐसे कहें, इसको क्या कहें, n से जंप किया m में आ गया, n से m में जंप करते हैं। ये छोटा रहना चाहिए ताकि नंबर पॉजिटिव आए। ये होता है वेवलेंथ। जो n = 4 से जंप किया 4 to 3, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये 1/λ। लेकिन ये किसके लिए? ये तो हाइड्रोजन के लिए, जहाँ Z = 1 है। यदि हाइड्रोजन ना होकर ये कोई दूसरा मेटल है, जैसे कि जेड का बात कर रहा है, तो जेड यहाँ पर Z² चलता है, क्योंकि ये तो एनर्जी है एक तरह से,
ये एनर्जी है, आप इसको एच सी बाय लैम्डा कर दीजिए। एच सी यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो एच सी यहाँ भी मल्टीप्लाई किए। आर एच सी कितना है? आर एच सी जो है सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सारा इस क्वेश्चन में भी बताया है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, दिख नहीं रहा। आर एच सी जो है सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर जो है सो एनर्जी जो है सो जेड के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे जेड बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, तो जेड स्क्वायर के रूप में बढ़ता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो वेवलेंथ निकला वो कितना है, देख सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं वेवलेंथ। अब उस वेवलेंथ को लेकर के हमें क्या करना है, तो यहाँ से निकाल ही लेते हैं। ये एच सी को नीचे ले जाते हैं, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ बाय एच सी। ये एच सी नीचे ले गए और ये कितना हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना हो, 7 में 16, 16 और 9, 16 9 से 44, ठीक है। 16 9 से 44, 4 4 16, 3 3 9 7 16, इतना है। ये वेवलेंथ हमें पता है, इतना है, ठीक है। इसको अभी रखते हैं, एच सी की वैल्यू रख देंगे बाद में। अब जो है सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आते हैं। इसको लेकर वो क्या कर रहा है, हम एनर्जी देते हैं उसमें, एच सी बाय लैम्डा दी एनर्जी। इस एनर्जी को लेकर कुछ तो वो वर्क फंक्शन है उसका, इतना उसे चाहिए लिबरेट करने के लिए। इतना एनर्जी नहीं मिलेगा तो जो है सो लिबरेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इससे जो ज़्यादा एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का 12 MPS को इलेक्ट्रॉन का। और यही एनर्जी जो है सो अभी दिया है EV0। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो जस्ट EV0 लिखेंगे। और अभी EV0 यहाँ पर दिया है, उसने कितना दिया है, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। EV0 कितना है, 1.95 है। सो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देते हैं इसको, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने वाले हैं, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वैल्यू जो है सो कितना होता है, ये तो एनर्जी है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट। और यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है। जो हमारा वेवलेंथ आ रहा है यदि इसके बराबर हो जाएगा तब जो है सो आप देख सकते हो कि ये एनर्जी जो है सो जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। यदि इससे यदि एनर्जी ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ इससे कम है तो एनर्जी ज़्यादा है, और जो भी एक्सेस एनर्जी है वो इसका काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में निकलेगा। ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम इसको वैल्यू रखते हैं। देखिए एच सी बाय लैम्डा, यहीं से देखिए एच सी बाय लैम्डा कितना है, 13.6 टाइम्स 7/144। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा नॉट दिया है उसने 300 नैनोमीटर है। कितना, ये जो 310 नैनोमीटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, 310 नैनोमीटर का वेवलेंथ का जब लाइट आएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 310 नैनोमीटर प्लस 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी का वैल्यू कितना है, उसने एच सी का वैल्यू दिया है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर नैनोमीटर चला गया। अब आप देखिए इसमें सब जो है सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब हमारे पास जो निकालना था, क्या निकालना था, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। जेड स्क्वायर भूल गए ना, यहाँ जेड स्क्वायर लिखे, यहाँ नहीं लिखे जेड स्क्वायर। तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर था जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और ये वैल्यू निकालना है जेड स्क्वायर का। तो जेड स्क्वायर टाइम्स 13.6 टाइम्स 7/144, ये कितना हो गया, ये चला गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, 1.95 है, मतलब टोटल मिलाकर 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ गया आपको 5.95 टाइम्स 144 बाय 13.6 टाइम्स 7, और जेड का वैल्यू हो गया इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए आप आंसर, ये जो है सो 12 चला गया, ये कितना है 595,
ये कितना है 136, ये 7 और एक तो 10 यहाँ पर ले लिए, सबका डेसिमल हटा दिए। 7 से कटेगा क्या? कट रहा है। 7 8 56, 3 7 35, 5 दूनी 10, 5 17 85, 17 बाय कितना हो गया 272। ये भी कट रहा है। 17 कम 17, 10, 17 85, 6 को 2 तल से, ठीक है। 17 से 51, हाँ ठीक है, कट गया। तो 12 स्क्वायर रूट 4 16 4, तो 3 आ गया। तो जेड का वैल्यू 3 आ गया। यही आपका आंसर है। तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है। इसका मतलब हम बोस थ्योरी लगा सकते हैं। ये जो फार्मूला है, वेवलेंथ जो निकलता है ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू एम, तो जो वेवलेंथ निकलता है वो होता है 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर टाइम्स, आर ये जेड का कॉन्स्टेंट है, 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। और यदि हाइड्रोजन नहीं है तो जेड जो है तो जेड स्क्वायर यहाँ रहेगा। हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर 2 होता है। ये फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम। बोस थ्योरी हाइड्रोजन लाइक एटम छोड़कर और किसी में काम नहीं करता। आप सोडियम में लेकर रियल सोडियम में आप लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। photons emitted in the electronic transition from level n equal to 4 to level n equal to 3 transition in these atoms are used to perform photoelectric effect। इससे जो वेवलेंथ निकला है उसको यूज कर रहा है फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जब इस लाइट को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया जा रहा है टारगेट मेटल एटम पर, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका मैक्सिमम एनर्जी होता है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बता रहा है कि ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उस मेटल का जिस इलेक्ट्रॉन को निकलना है वो है 310 नैनोमीटर। मतलब इतना वेवलेंथ का जब उस पर लाइट पड़ेगा या इससे कम, तभी जो है वो निकलेगा। वेवलेंथ कम होने पर एनर्जी बढ़ जाता है, तभी उससे एनर्जी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये लैम्डा नॉट दिया हुआ है, फाई से रिलेटेड जो है, HC बाय लैम्डा नॉट कर सकते हैं। फाई नॉट से रिलेटेड है, वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। सो ये दिया है, मतलब वर्क फंक्शन दे दिया है, तो हमें बताना है जेड का वैल्यू। तो यहाँ से हम देख लिए कि लैम्डा का वैल्यू कितना होता है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हम देख लिए। अब उस लैम्डा को हम यूज कर रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में। ये इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी दे दिया 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थ्रेशोल्ड को हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट दे दिया है 300 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। और HC बाय लैम्डा यहाँ पर जो है बोस का जो थ्योरी है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जेड स्क्वायर बाय 13.6 टाइम्स 7 बाय 144 आया। ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद में 4 to 3 में जंप किया है और इसको सिंप्लीफाई किया तो जेड स्क्वायर टू 3 आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An optical arrangement consists of two concave mirrors M1 and M2, M1 and M2, and a concave lens L। तो 3 तो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, एक लेंस है, 2 मिरर्स है M1 and M2 with a common principal axis। ओके, सबका प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। shown in the figure the focal length L is 10 cm। इसका फोकल लेंथ 10 cm है। The radii of curvature of M1 and M2 are 20 cm, 24 cm। इसका radii of curvature है 20 cm, जबकि M2 का है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट में रखा हुआ है बिटवीन L एंड M2 ऑन दिस एक्सिस। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। When the distance between L and M1 is n/7, M1 और L के बीच का डिस्टेंस जो है ये जब है n/7, one of the images coincide with S। one of the images coincide with S। S ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहीं पर आके बनता है। one of the images, दूसरा इमेजेस कहीं और भी बन सकता है। the value of n each, how much, यही बताना है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर ही फाइनल इमेज यहाँ पर बने, इसका मतलब ये है कि एक मिरर से टकराने के बाद में ये जो लाइट जो है सो
रिट्रेस करे, मतलब ठीक उसी रास्ते पर वापस आ जाए। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, सबसे पहले M2 में देखते हैं। ये एक कनकेव मिरर है, ये क्या करेगा, इसका इमेज कहाँ बनाएगा। पहले देखिए इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, R2 का आधा, और ये जो है सो 10 सेंटीमीटर रखा है। फोकल लेंथ से कम है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा जो मिरर के पीछे बनेगा। और तो ऐसे में देख सकते हैं, ये इधर से लाइट गया और ये इमेज जो है ऐसे निकल गया, हाँ इस तरह से। एक इधर हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि इधर लाइट जा नहीं रहा है, लाइट इधर जा रहा है। तो ये इसका एक इमेज कहीं पर यहाँ बनाएगा, ये इमेज, और ये लेंस को लगेगा कि हमें एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है सो आई पर है, देखिए इसे लगता है आई से आ रहा है, तो ये इसका इमेज कहाँ बनाएगा, इधर। ये इसका इमेज वहाँ बनाए कि ये इसको ये जो मिरर है वो उसको रिट्रेस करे। और मिरर कब रिट्रेस करता है लाइट को, जब उसका नॉर्मल पर पड़ता है। तो मान लीजिए इसका सी यहाँ पर है, ये इमेज बनाए मान लीजिए इसका सी पर, सी मतलब है इसका 20 सेंटीमीटर पर, ये 20 सेंटीमीटर पर बनाए। ये रहा लाइट, इधर से आया यहाँ पर बनाए, और ये जब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो ये क्या करेगा, इसको इधर से जो लाइट जाएगा उसको वैसे ही रिटर्न कर देगा। इधर से लाइट आया, ये इधर से ही रिटर्न कर दिया, इधर से ही रिटर्न कर दिया। और एक तो इमेज इसका इमेज यहाँ ही बन गया, इसको आई प्राइम कहें तो ये हो जाएगा आई, इमेज यहाँ बन जाएगा, और इसको आई डबल प्राइम कहें। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक तो फोकल पॉइंट्स जो है, इधर से लाइट जाएगा सीधे वैसे ही वापस आ जाएगा, ऐसे जा रहा है और ऐसे ही वापस आ रहा है। तो ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना होना चाहिए। यदि इस लेंस के का हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो इमेज डिस्टेंस पता हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस, और तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मिरर M2 पर। M2 पर इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो इमेज कहाँ बनेगा पता कर लेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 1/v कितना है, f कितना है इसका f लेफ्ट साइड में है, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, 12 हुआ लेफ्ट साइड में तो माइनस हो गया। v हमें पता करना है, u जो सो -10 है, तो 1/v = 1/10 - 1/12, 2/120 1/60, मतलब v जो है सो 60 + 60 सेंटीमीटर बना। ये इधर बना, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है तो इधर 40 पे बना है। तो मेरा कहाँ इमेज बना है इसका, वो हमने देख लिया M2। अब हम आते हैं लेंस पर। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, राइट साइड में है तो प्लस लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 40, 60 हो गया, + 60 सेंटीमीटर। भी हमें पता करना है, इसका फोकल लेंथ कितना है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या प्लस ले लें, इसका प्लस नहीं लेंगे, इसका माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि जिधर से लाइट आ रहा है, मान लीजिए वो जो लाइट है इन्फिनिटी से आ रहा है, तो कहाँ पर जाके कन्वर्ज करता है, इसका फोकल पॉइंट पर, और फोकल पॉइंट इधर किधर हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है। लाइट राइट से आ रहा है तो ये इधर कन्वर्ज करता है, और इसी इधर जहाँ ये कन्वर्ज करेगा, लाइट जो इन्फिनिटी से आ रहा है वही उसका फोकल पॉइंट है। तो यहाँ से मेजर हम लेफ्ट साइड कैसे करेंगे, निगेटिव, और राइट साइड पॉजिटिव। तो इस केस में जिस तरह से लाइट आ रहा है, यहाँ पर f जो है निगेटिव है, -10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाते हैं, लेंस फार्मूला 1/v = 1/f = 1/v - 1/u। f पता है -10, v हमें पता करना है, और u तो अभी पता चला है 60, तो यहाँ से 1/v = -1 + -1/10, तो v हमें पता चल गया -12 सेंटीमीटर। ये v जो है सो किधर है, लेफ्ट है, यहाँ से इधर है, तो ये पॉइंट हमें पता चल गया
12 सेंटीमीटर। आप फिगर में देखिए ये टोटल कितना होना चाहिए, n/7, और इधर 20, इधर प्लस 12 है। तो इधर है 20 और इधर है 12, और इसको होना चाहिए n/7। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका भी जो है 60 सेंटीमीटर आया है, तो ये यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, ये 40 नहीं है, ये 60 सेंटीमीटर है, और ये 20 है, तो 80 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस के लिए। लेंस के लिए ये 80 हुआ, ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, और ये हो गया -7/2। तो ये हो गया -80/7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 20 + 80/7 = n/7। ये 20, ये 80/7 है, 20 + 80/7 होना चाहिए n/7। तो ये हो गया 14.5, 20/7 = n/7। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू पता चल गया 220 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसको समराइज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये मिरर इसका कहीं इमेज बनाएगा, मिरर फार्मूला लगा के हम इमेज पता किए, तो ये पता चला कि 60 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब है कि अब हम इस लेंस पर आते हैं, तो लेंस के लिए ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ +80 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड में प्लस लिए हुए हैं डायरेक्शन, और यहाँ पर इसका इमेज कहाँ बनेगा वो पता करना है, और इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, इधर से आ रहा है, मान लीजिए इन्फिनिटी से ये लाइट आ रहा होता है पैरेलल, तो जाके कहाँ कन्वर्ज करता है, इधर कन्वर्ज करता है, जहाँ वो कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी से आता हुआ लाइट, वही उसका फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ इसके लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर एफ जो है सो माइनस है, तो इसका फोकल लेंथ -10 है, रख दिए इसको फार्मूला में, तो भी आया -80/7 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट साइड में इसका 80/7 डिस्टेंस पर यहाँ पर। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का डिस्टेंस n/7 होना चाहिए, और हमने ऑलरेडी इसको बोला कि इसको बनना चाहिए इसका सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वहाँ पर हमने 2c पर बनना चाहिए इसको। तो इसको जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका बनेगा तो क्या होगा कि नॉर्मल हो जाता है, ये रेडियस हो गया इसका, तो जिधर से एंगल आ रहा है उधर से वापस चला जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, तो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, और फाइनली ये यहीं पर एक इमेज बनाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 20 + 80/7 जो है n/7 होना चाहिए, यहाँ से n जो है उसका वैल्यू आया 220 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment for determination of the focal length of a thin convex lens, the distance of the object from the lens is 10 ± 0.1 centimeter, मतलब ये एरर है, and the distance of its real image, इमेज जो है सो रियल है, और उसका डिस्टेंस है 20 ± 0.2 सेंटीमीटर। ये एरर है, और ये उसका जो भी है इमेज डिस्टेंस है। The error in the determination of the focal length of the lens is n%, the value of n is। फोकल लेंथ जो है उसका डिटर्मिनेशन हम कर रहे हैं, किस फार्मूला से करते हैं फोकल लेंथ का डिटर्मिनेशन, 1/f = 1/v - 1/e, ऐसे निकालते हैं। यदि इसमें 0 एरर रहता तो हम कितना निकालते हैं इसका फोकल लेंथ, 1/v, v कितना है 20, रियल है या वर्चुअल है, ये रियल है, रियल है मतलब किधर बनेगा इमेज, इधर से जो ऑब्जेक्ट है इधर से गया, रियल किधर बनता है, रियल इसी साइड बनता है, अगर दूसरे तरफ बनता है इधर जाके बनता है, यदि वर्चुअल रहता है तो इसी साइड में बनता है, तो रियल है इसलिए इसको हम v को प्लस में लेंगे, -u तो माइनस ही होता है, 10 है, कितना हो गया 1/20 + 1/10 3/20, तो f का वैल्यू कितना आ गया 6.67 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है तो प्लस आया, ठीक है।
अब हम आगे चल कर देखते हैं इसका एरर कितना है। देखिए कोई भी यहाँ पर V के मेजरमेंट में कुछ एरर किया, U के मेजरमेंट में कुछ एरर किया, F के मेजरमेंट में कुछ एरर होगा, वही एरर हमें बताना है। तो इसको हम कैसे बताएं? तो एक तरीका ये है होता कि यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो आता UV, तो F इक्वल टू UV बाई U माइनस V। सबका एरर इधर जितना भी है ऐड कर देते तो इसका एरर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वांटिटी को दो बार लेना पड़ रहा है। देखिए UV भी और U माइनस V ये भी लेना पड़ रहा है, यही इसमें वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो मेथड जो है सो काम नहीं करेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम कैलकुलस लगाते हैं। कैलकुलस में क्या हमने देखा डिफरेंशिएशन में कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स में थोड़ा सा यदि हम वेरी करते हैं तो एफ में कितना वेरिएशन मिलता है वो हमें डिफरेंशिएशन बता देता है। हम यदि डी एफ बाई डी एक्स कहते हैं 2x, तो क्या ये कहने का मतलब है कि यदि x में बहुत थोड़ा सा हम वेरिएशन किए हैं डेल्टा एक्स जो टेंस टू 0, तो जो इसमें वेरिएशन आ रहा है f में वो हो गया कितना, ये डी एफ हो गया, राइट। लेकिन ये यदि थोड़ा सा रहे, बहुत 0 के करीब ना रहे लेकिन ठीक है स्मॉल रहे, तो हम यहाँ पर कह देंगे इसको डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पर x जो है सो डेल्टा एक्स जो है सो स्मॉल है लेकिन बहुत 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन से हमें इसमें कितना वेरिएशन आया वो पता चल गया, इसमें जितना वेरिएशन आया तो हम यहाँ से फ्रैक्शनल वेरिएशन वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी एक्जैक्टली सेम चीज करेंगे। तो 1/f है 1/v माइनस 1/u। f में जो वेरिएशन है वो कितना है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/f स्क्वायर डेल्टा v, इसके 1/v स्क्वायर डेल्टा u v माइनस प्लस हो गया 1/u स्क्वायर डेल्टा u। अब देखिए एरर जो है ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो हर जगह प्लस माइनस होता है। तो एरर जो है ये सारे माइनस वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम सेफ साइड होने के लिए एरर को हमेशा सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एफ जो है बाय एफ स्क्वायर, ये हुआ डेल्टा वी बाय वी स्क्वायर डेल्टा यू बाय यू स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है फाइनली, हमें निकालना है फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। डेल्टा एफ बाय एफ ये जो है फ्रैक्शनल एरर है, इसमें यदि एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। एक तो एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर डेल्टा यू डेल्टा वी बाय वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाय यू स्क्वायर। सबका वैल्यू रखते हैं, एफ का वैल्यू अभी निकाले हम, कितना आया था 6.67, 20/3, ठीक है। इसको 20/3 रखते हैं, हो सकता है कहीं कट उठ जाए। डेल्टा यू कितना दिया है, यू में कितना डेल्टा है देखिए, इसमें 0.1 और इसमें 0.2, इसमें 0.1 इसमें 0.1 क्या है तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक ही है। तो डेल्टा भी जो है 0.2 है, 0.2 है और ये है 0.1। यू जो है 10 है और भी जो है 20 है, ठीक है। स्क्वायर है दोनों का, वैल्यू निकाल लीजिए 20/3, ये 10 स्क्वायर दोनों तरफ है 100 बाहर कर लिए, ये बचा 0.2/2 और ये बचा 0.1/1, 1/15 और इधर कितना हो गया 0.1 प्लस 0.1 यहाँ पर थोड़ा सा फिर मिस्टेक हो गया, 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 नहीं होगा 4, तो ये कितना हो गया 0.2/4, सो 0.1/2 हो गया, 1/15 ये 0. कितना हो गया 20, 0.5 प्लस 0.1, ये 0.15/15, 0.01 इतना। तो ये डेल्टा एफ बाय एफ का वैल्यू जो है सो फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एफ 0.01। तो परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.01 टाइम्स 100% मतलब 1%। ये फ्रैक्शनल एरर है, ये परसेंटेज एरर है इन एफ में, सो 1% आंसर हो गया। एक बार फिर समराइज कर देते हैं इसका। देखिए इसका लेंस
दिया हुआ उसका मेजरमेंट कर रहा है, यू और भी का मेजरमेंट करते हैं और एफ कैलकुलेट करते हैं। तो यू और भी का मेजरमेंट जब भी करते हैं थोड़ा बहुत एरर रहता है, वो एरर इसने दिखाया कि कितना है। यदि 10 सेंटीमीटर इसका जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और उसके बाद एरर वो बोल रहा है जो भी है 0.1 सेंटीमीटर है। वैसे 20 सेंटीमीटर उसका इमेज डिस्टेंस है, उसमें 0.2 सेंटीमीटर का एरर ऊपर देख रहा है। तो फोकल लेंथ निकालते बिना एरर का मान लीजिए यही हमारा सही वैल्यू होता तो एफ आता है 6.6 सेंटीमीटर। अब जो है सो फार्मूला यहाँ पर चलते हैं, 1/v f = 1/v - u। अब यदि हम देखते हैं कि v और u में के मेजरमेंट में थोड़ा सा एरर आया है तो f में भी एरर आया होगा। f में कितना एरर आएगा हम कैलकुलस से निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/f² डेल्टा f आया, ये भी -1/v² वगैरह आया। अब यहाँ पर ये जो एरर है ये प्लस माइनस होता है, राइट। तो यहाँ इसका साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर लेते हैं। जो भी एरर कैलकुलेट करते हैं हमेशा टू द सेफ साइड हमेशा मैक्सिमम एरर लेते हैं। तो इसको हम डेल्टा f/f² करते हैं, हर जगह प्लस माइनस यहाँ करके ई माइनस वगैरह सब कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं। या आप कह सकते हैं एरर हमेशा जो है सो एडअप होता है। तो यहाँ पर माइनस एरर है, फिर भी ये माइनस दिख रहा है डेल्टा भी, फिर भी हम उसको प्लस रखेंगे, हमेशा एडअप करेंगे। और डेल्टा f/f, एक तो f इधर चला गया और सबका वैल्यू रख दिया। डेल्टा v का वैल्यू दिया हुआ है, जो एरर है 0.2 है, और डेल्टा u 0.1 है, v का वैल्यू 20 दिया हुआ है, u का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और सबका कैलकुलेट किया तो ये 1% आ गया। यहाँ इस केस में जस्ट हमें डिफ्रेंसिएशन से ही काम करना पड़ा। बाकी यदि दूसरे क्वेश्चंस होते, मान लीजिए कभी इस तरह के क्वेश्चन होते कि p = x³ y² z पर π/10, तो इसमें कितना एरर आता? इसमें जो एरर आता वो x में जो एरर आता उसका 3 टाइम्स, y में जो एरर आता उसका 2 टाइम्स। ये नीचे है लेकिन हम फिर भी सबका एरर एडअप होता है, इसलिए इसका भी एडअप करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा इसके पहले, लेकिन हम वो नहीं लेने वाले हैं। इसका पावर 10 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरर हमें हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं। लेकिन ऐसा ये काम यहाँ पर नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो u/u - v है। यहाँ पर तो यदि हम लिखते हैं डेल्टा u + डेल्टा v, लेकिन नीचे को क्या करें एक बार और, जिसको हम निकाल चुके हैं, जो एरर ले चुके हैं, यहाँ पर फिर वो उसी का एरर लिखना पड़ रहा है, इसलिए फॉर्मूला यहाँ काम नहीं किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। A closed container contains a homogeneous mixture of 2 moles of an ideal monoatomic gas and 1 mole of an ideal diatomic gas। एक कंटेनर है, इसमें 2 गैस हैं, एक है 2 moles ऑफ मोनोएटॉमिक गैस और 1 मोल डायटोमिक गैस। ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा जो है से कितना होता है 5/3, और इसके लिए गामा होता है 7/5। ये गामा कितना होता है? गामा होता है ये f + 2/f, और f क्या है? f जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3 ऊपर में 2 बढ़ जाता है, 5 हो गया। डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो नीचे 5 ऊपर में 2 बढ़ जाता है, 7 है। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। तो गैस मिक्सचर डज ए वर्क ऑफ 66 जूल। ये जूल गलत लिखा है, ये जूल को स्मॉल जे से लिखना चाहिए था जब यूनिट होता है, वरना ये जूल जो है आदमी का नाम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एनीवे 66 जूल जो है सो काम किया व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर इसका फिक्स्ड है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? सबसे पहले देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है। उसको हीट किया गया है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा कुछ, टेम्परेचर चेंज कर गया कुछ, तो डेल्टा टी कितना है ये हमें पता करना है सबसे पहले। देखिए वर्क डन किया है, वर्क डन जो है सो कांस्टेंट प्रेशर पे कितना वर्क डन होता है? वर्क डन सिंपली होता है हर केस में, फॉर ऑल सिचुएशंस, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। प्रेशर है और भी वॉल्यूम में चेंज है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बोला कांस्टेंट है, पी बाहर कर लिए, डी वी, पी वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल।
और यहाँ से गैस लॉ हम लगाएं, पी वी = NRT होता है, NRT, टी की जगह पर टी फाइनल माइनस NR, टी इनिशियल। तो ये वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो होता है NR डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डेल्टा टी, NR डेल्टा टी। ये वर्क डन है, और ये वर्क डन कितना है 66 जूल। कितना मोल गैस को उसने हीट किया है, तो यहाँ पे मिक्सचर है, दो तरह के गैस है, मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक गैस कितना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको लिए कुछ भी गामा वगैरह नहीं है, आप अलग अलग करके निकालें एक साथ में निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मोल इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया, फिर 1 मोल है डेल्टा टी से, तो सब मिलाकर तो 3R डेल्टा टी आया। तो डेल्टा टी हमें निकल गया 66/3R, मतलब 22/R। ये डेल्टा टी का हमें वैल्यू पता हो गया। अब डेल्टा टी का वैल्यू हमें पता हो गया, जो चेंज इन टेम्परेचर पता हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी पता हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स CV टाइम्स डेल्टा टी। ये होता है चेंज इन एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी ये होता है NCVT। तो जो चेंज यहाँ पर है ये कांस्टेंट है, चेंज यहाँ पर है, CV बताना है यहाँ पर। और CV मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग है, डायटॉमिक गैस के लिए अलग है। तो यहाँ पर निकालें कितना मोल गैस है, पहले तो 2 मोल जो है तो मोनोएटॉमिक गैस है ये वाला, उसके लिए निकालते हैं, 2 मोल है, उसके लिए CV कितना है उसने दे दिया था 3/2R, उसने नहीं दिया, उसने केवल गामा का वैल्यू दिया। तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं कि CV जो है सो कितना होगा 3/2R होगा। CP/CV ये जो है सो गामा होता है, और CP - CV ये जो है सो R होता है। ये दोनों को आप सीधे सॉल्व करो तो ये CV = 3/2R आएगा, ये गामा = 5/3 है। तो गामा = 5/3 रख के आप देख लीजिए, CV निकालिए, ये 3/2R आएगा, और इस केस में 5/2R आएगा CV। एक्चुअली CV जो है सो होता है N/2R, ये CV होता है। तो ये 3/2R आया, और चेंज इन टेम्परेचर हमें पता है 22/R, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए था। प्लस डायटॉमिक गैस के लिए देखते हैं, डायटॉमिक गैस कितना है, 1 मोल है। CV कितना है उसके लिए CV 5/2R है, और चेंज इन टेम्परेचर वो तो सेम है दोनों का 22/R, ये डायटॉमिक के लिए। ऐड करते हैं, 22/R दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, और दोनों में क्या कॉमन है, R भी कॉमन है, वो भी बाहर कर लेते हैं। पहला में क्या बचा 2 × 3/2, दूसरा में क्या बचा 1 × 5/2। ये R चला गया, 22 टाइम्स, ये हो गया 3 और ये गया 5/2, ये 11/2, 121 जूल। ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी 121 जूल। एक बार समराइज कर देते हैं, इसमें बोला एक कंटेनर है, उसमें 2 गैसेस हैं, एक मोनो है और एक डाई है। मोनोएटॉमिक गैस है और डायटॉमिक गैस है। ये मोनोएटॉमिक 2 मोल है और डायटॉमिक 1 मोल है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए उसने गामा दे दिया 5/3, तो यहाँ से हम सीधे देख सकते हैं कि CV जो है सो 3/2R होगा। वैसे आप इस फॉर्मूला को याद रखें, गामा = F+2/F, और CV जो है सो N/2, N क्यों लिखा मैंने यहाँ, F लिखना चाहिए ना,
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2R। तो मोनोटॉमिक गैस के में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, तो 3/2R हो गया मोनोटॉमिक गैस में। डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है, तो 5/2 हो गया यहाँ पर। तो गामा का वैल्यू दिया है, उससे हमें पता चल जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, और उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसका CV कितना है। अब उसने ये भी बताया कि इसको जो है सो टेम्परेचर को हमने रेज किया, कुछ इसको कुछ हीट सप्लाई किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और बढ़ के कितना बढ़ा, कुछ बढ़ा, लेकिन जो टेम्परेचर को बढ़ा उसमें वर्क डन करना पड़ा 66 जूल। बताना है कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया। तो वर्क डन जो है किया 66 जूल, वो कितना होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर उसमें वर्क डन किया, तो वो होता है PdV। पी बाहर कर लिया, PdV यहाँ पर आया, और इसको इंटीग्रेट किया, ये है। गैस इक्वेशन यूज करते हैं तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन जो है सो NR टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर होता है, N नंबर ऑफ मोल्स है। सबका वैल्यू यहाँ पर रखें तो डेल्टा T हमें निकल आया 22/R। अब जो पूछा सवाल है वो है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, वो है NCV डेल्टा T होता है, क्योंकि एनर्जी ही होता है NCV T, और इसमें जो चेंज होगा वो केवल चेंज आएगा डेल्टा T में, T में चेंज आएगा, CV तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो तरह के गैस है, मोनोटॉमिक और डायटोमिक, दोनों को अलग अलग जो है सो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। मोनोटॉमिक गैस में 2 मोल है, इसका CV का वैल्यू यहाँ पे देख लिया 3/2R है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से निकाल दिया। वैसे ही डायटोमिक गैस के लिए भी सब कुछ रखे और सिंप्लीफाई किए तो 121 जूल आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर along a straight path। ये स्ट्रेट पाथ है, इस पर ये एक पोल है, लैंप पोस्ट है, यहाँ पर लैंप जो है सो जल रहा है। फिर एक आदमी जो है सो 1.6 मीटर का इधर है, वो इधर चल रहा है, और ये कितना 4 मीटर है ना, 4 मीटर। इसका शैडो बनेगा, यहाँ पर शैडो बन रहा है। तो द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो रहेगा ही सीधा खड़ा चल रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड जो है, अब मान लेते हैं यहाँ से हमारा ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये x हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से इस आदमी से इसका जो शैडो का इंड है उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं y, ठीक है। और dx/dt कितना है, ये वेलोसिटी हो गया, x किस रेट से चेंज कर रहा है, आदमी का वेलोसिटी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो, शैडो तो यहीं से स्टार्ट हो गया, और ये टिप है, ये जो शैडो है टिप, ये स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, इस आदमी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, पूछ क्या रहा है, dy/dt पूछ रहा है। y को कहाँ से मेजर किया गया, y जो डिस्टेंस है इस आदमी के रेस्पेक्ट में है, ये y जो है इस आदमी को ओरिजिन मान के बनाया गया है, मैंने y जो है इस आदमी के रेस्पेक्ट में है, और इसमें जो भी चेंज आएगा वो होगा शैडो का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, क्योंकि ये डिस्टेंस ही मेजर किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। ये है हमारा शैडो स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये क्या बहुत सिंपल है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं लैंप पोस्ट P, ये O, ये R, ये A और ये B। यहाँ पर देखिए 2 ट्रायंगल जो है सो, ये एक्चुअली फिजिक्स का सवाल नहीं, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। ये POR, ये कहाँ लिखा है, एक सिमिलर ट्रायंगल है ABR के, या फिर यहाँ पर आप कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल नहीं यूज करना है, tan थीटा यूज करना है, दोनों ही केसेस में सेम चीजें हैं। tan थीटा इक्वल टू 4/x + y बड़ा ट्रायंगल में, और छोटा ट्रायंगल में 1.6/y, यहाँ भी वही कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका साइड जो रेशियो में होता है, तो बड़ा ट्रायंगल का साइड 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो छोटा में है 1.6, बड़ा ट्रायंगल का जो साइड है ये x + y, छोटा का y, जैसे भी। तो यहाँ से y और x में हमें एक रिलेशन आ गया, राइट।
कितना आया, ये हो गया 0.4, ये आ गया y इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स x प्लस वाई, तो 0.4x प्लस 0.4y, y का वैल्यू निकालना है, तो आ गया 0.4x बाई 0.6, ये इधर जाएगा लेफ्ट में घूम के, तो 0.6 हुआ, तो ये हो गया 2/3 ऑफ x, y का वैल्यू। तो y का जो चेंज का रेट है वो dy बाई dt, मतलब वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ शैडो with respect to the person equal to 2/3 of dx by dt, और ये तो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आ गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड dy by dt, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 13 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास टॉर्सनल पेंडुलम है, ये टॉर्सनल पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है, ये वायर है एक्चुअली। इस वायर में यदि हम थोड़ा सा एंथन प्रोड्यूस करेंगे, इसको यदि यहाँ पर रोटेट कर देंगे तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क होता है -k थीटा, और k जो है इसका टॉर्सनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका मास जो है सो 30 ग्राम 20 ग्राम है, और a जो है सो मासलेस है, इसमें कोई मास नहीं है। तो इसको जब हम इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। टॉर्क हम जानते हैं -k थीटा है, k का वैल्यू दिया हुआ है, और टॉर्क को हम लिख सकते हैं -i ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये दोनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल वैसे ही है जिससे फोर्स को लिखते हैं -m ओमेगा स्क्वायर x, फोर्स की जगह पर टॉर्क, m की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा तो ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और x की जगह पर थीटा है। तो यहाँ से हमें ओमेगा तुरंत पता चल गया, ओमेगा इज इक्वल टू k बाय i। अब i का वैल्यू भी निकालना है और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। i कितना है यहाँ पर देखते हैं, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 30 ग्राम मास का, 20 ग्राम मास का, और इसका तो मास है ही नहीं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस हमारा r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 30 ग्राम टाइम्स r1 स्क्वायर प्लस ये 20 ग्राम टाइम्स r2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इधर 10⁻³ टाइम्स 10 3r1 स्क्वायर प्लस 2r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन r1 r2 में पता करना पड़ेगा। अब ये सेंटर ऑफ मास है, यदि ये सेंटर ऑफ मास है तो ये जो डिस्टेंस है किस रेशियो में रहते हैं, मास टाइम ए रेडियस जो है, मास टाइम ए डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से 30 ग्राम टाइम्स r1, ए होता है 20 ग्राम r2। कैसे, इसके अंदर ये इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क जो है सो कितना है 0। टॉर्क, ये टॉर्क इधर लगाता है, घुमाना चाहता है, इधर घुमाना चाहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये 30 ग्राम कितना टॉर्क दिया, 30 ग्राम टाइम्स r1, ये कितना दिया 20 ग्राम r2, वही तो यहाँ लिखे। तो यहाँ से मैं r1 r2 का रेशियो पता चल गया, r1 r2 का रेशियो पता चल गया 2/3, और r1 प्लस r2 का सम है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं r1 को हम 2k और r2 को हम 3k लिख सकते हैं 10, तो k आ गया 2, और तब यहाँ से हम कर सकते हैं कि r1 का वैल्यू हो गया हमारा 2k मीन्स 4 एंड r2 का 3k 6, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हमें पता चल गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकल जाएगा 10⁻², 3, r1 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6 स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर में लिखने के लिए। तो ये टोटल कितना आ गया, ये हो गया 4 × 16 = 48 और 6 × 36 = 72, 72 और 48 120, 4 × 16 = 48, 6 × 36 = 72, 50 और 70 120, ठीक है, और 10⁻⁻⁶ ये आया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10⁻⁴ आई का वैल्यू।
इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू कितना है 1.2 टाइम्स 10⁻⁸। आई का वैल्यू 1.2 टाइम्स 10⁻⁴। ये हो गया 10⁻⁴, मतलब 1/100। ये 10⁻³ लिखा है, इसको 10⁻³ बना रहे हैं इसे। अब देखिए 10 टाइम्स 10⁻³ इतना रेडियन पर सेकेंड। इससे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा आया 10 टाइम्स 10⁻³ तो n का वैल्यू हो गया 10। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में है और सेक्शन 4 में 4 क्वेश्चन हैं। इसमें लिस्ट को मैच करना है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना है। लिस्ट 1 shows different radioactive decay process and list 2 provides possible emitted particle. Match each entry in list 1 with an appropriate entry from list 2 and choose the correct options. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा और पार्टिकल निकलते हैं। बीटा में भी 2 तरह के हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। अल्फा पार्टिकल यदि एमिट होता है तो क्या होता है, यदि किसी भी मान लीजिए x है, यहाँ पर इसका z है और ये एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है। इससे यदि अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो अल्फा पार्टिकल है क्या एक्चुअली? अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल यदि निकल जाता है तो जो यहाँ पर बचेगा वो चेंज हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन हैं? 2, तो 2 प्रोटॉन कम हो गए। कितने टोटल मास नंबर है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 4 मास नंबर है, तो मास नंबर भी 4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल का केस है। अब यदि हम बात करें बीटा पार्टिकल का, तो बीटा पार्टिकल 2 तरह के हैं। पहले तो बीटा माइनस को देखते हैं। बीटा माइनस क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो है ये है Z और A एटॉमिक नंबर मास नंबर। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कहाँ से निकलेगा? तो न्यूक्लियस में नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता है कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन जो है वो जो है सो डीके करता है एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस लिख रहे हैं, इसको बीटा, इसी को कहते हैं बीटा, बीटा माइनस। तो बीटा जो है सो इलेक्ट्रॉन के लिए है और माइनस इसलिए कि इस पर चार्ज जो है सो माइनस है। तो ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है बीटा माइनस। चार्ज को देख लीजिए दोनों तरफ सेम है कि नहीं। ये प्रोटॉन पर जो है सो चार्ज क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज था, प्लस चार्ज है। तो ये यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं है, तो ये गलत मैंने लिख दिया, ये प्लस होना चाहिए। इधर एक प्लस चार्ज है, इधर भी एक प्लस चार्ज है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। लेकिन यदि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो प्रोटॉन और दूसरा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक बीटा, ये माइनस में। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ भी चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पर एक चार्ज है, इस पर एक माइनस चार्ज है, दोनों मिलाकर 0 चार्ज है। तो चार्ज कंजर्व करें। अब यहाँ पर देखिए ये जो तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मतलब एक पार्टिकल है। यदि एक पार्टिकल है तो इसके साथ में एक और चीज निकलता है, उसको एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। ये पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो जो है सो एंटी पार्टिकल है। किसका? न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो यहाँ निकलेगा। ये बीटा को देखिए, बीटा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एक्जैक्टली हर कुछ इलेक्ट्रॉन की तरह है, केवल चार्ज का पोलरिटी प्लस है। चार्ज का इसका जो है पोलरिटी वही है जो प्रोटॉन का है, प्लस है, और इसका मास सब कुछ सेम है। इसको हम कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है ना, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो ये जो है एंटी पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल निकलेगा, वो पार्टिकल जो है न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो है। तो ऐसे करके यह यहाँ पर हमारा बीटा प्लस या बीटा माइनस जो है इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज निकलता है। तो यदि बीटा माइनस निकल रहा है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन जो है सो कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया। और मास नंबर देखिए पहले भी एक था, अब भी एक है। ये तो निकल के बाहर चला गया, वैसे भी इसका मास नहीं होता ज़्यादा, 2000 टाइम्स ऑलमोस्ट स्मॉलर होता है। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्रोटॉन जो है सो बढ़ गया। तो बीटा माइनस निकलने से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है।
और एक थर्ड देख लेते हैं, ये वाला बीटा प्लस वाला, एक्स है, यहाँ से वाई हो गया, ये जेड है, ये ए है। तो अब यदि इससे बीटा प्लस निकल रहा हो, बीटा प्लस ए निकल रहा हो, ये बीटा प्लस निकल रहा हो, तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है, मतलब एटॉमिक नंबर एक कम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर एक कम हो गया। और मास नंबर तो वही था, शुरू में एक प्रोटॉन एक न्यूक्लियस है, बाद में भी एक न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर ही मास नंबर बनाते हैं, तो वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से आपने देख लिया कि यदि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा। एक बीटा माइनस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मास नंबर अनचेंज रहेगा। एक बीटा प्लस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, मास नंबर अनचेंज रहेगा। इस कंसेप्ट को यूज करके हम वहां पर मैच करते हैं। यूरेनियम है 92 से 91 आया, ऊपर में पहले सबसे पहले चेक करते हैं मास नंबर, क्योंकि मास नंबर जो भी चेंज होता है वो केवल अल्फा पार्टिकल से चेंज होता है, ये दोनों में केसेस में मास नंबर चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मास नंबर। ये 4 गया है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकला है, तो एक अल्फा पार्टिकल निकला है तो ये 2 कम होना चाहिए, राइट। 92 से इसको कितना होना चाहिए था, 92 से 90 होना चाहिए था, लेकिन एक बढ़ गया मतलब एक बीटा पार्टिकल निकल गया, राइट, बीटा माइनस निकल गया। बीटा माइनस निकलने पर ही बढ़ता है। एक अल्फा निकला तो 92 से 90 होना था, लेकिन एक बढ़ गया है, एक बीटा माइनस भी निकला है, तो एक अल्फा एक माइनस बीटा, इससे मैच हो गया। एक बीटा एक माइनस, एक अल्फा एक माइनस बीटा, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 माइनस बीटा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल और 1 माइनस बीटा पार्टिकल, ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं क्यू में, ये देखिए यहाँ पर 214 से 210 हो गया, एक अल्फा पार्टिकल निकला है, एक अल्फा पार्टिकल निकला है तो 82 कितना हो जाएगा, 82 बन जाएगा 80। अब उसके बाद 2 और बढ़ गया, तो एक बीटा माइनस निकलने से एक बढ़ता है, तो 2 को बीटा माइनस निकला हुआ है। 1 अल्फा पार्टिकल कहाँ, इधर भी है, 2 बीटा माइनस 1 अल्फा पार्टिकल, ये देखिए घुमा फिरा के लिखता है, एक साथ नहीं लिखता। 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा माइनस, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, ये 210 या 206, एक अल्फा पार्टिकल यहां से भी निकला है, 6 4 10, एक अल्फा निकला तो 81 कितना बन गया, 79, राइट। और उसके बाद में 3 बढ़ा है, 79 to 80, 81, 82, 3 बढ़ा है, तो 3 तो बीटा माइनस, बढ़ना मतलब बीटा माइनस, 3 बीटा माइनस 1 अल्फा पार्टिकल, ऐसे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ताकि देखने में इजी हो। ये 4 है, 2 में ये 3 है, आर में अभी आर गया इधर 2 है, एस में, इसमें देखते हैं 228 224, एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये 91 कितना हो गया, 89 हो गया। अब एक और कम हो गया, कम किस में होता है, कम यहाँ पर होता है, बीटा प्लस निकलने पर कम होता है, एक बीटा प्लस निकलेगा एक कम हो जाएगा, 89 से 88 हो गया। तो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा प्लस, 1 अल्फा पार्टिकल 2 बीटा प्लस नहीं, एक बीटा प्लस, 1 अल्फा पार्टिकल 1 बीटा प्लस, ये वाला इधर 1 पे, 4321 4321 ऑप्शन नंबर 1, ये हो गया आपका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Match the temperature of a black body given in list 1 with the appropriate statement in list 2 and choose the correct options। यहाँ पर Vn कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और Hc/E का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू दिया हुआ है 2000 के क्या लगे, इधर तो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जो कुछ मुझे देखना है इधर ही देखना है। द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन ऑफ photoelectrons from a metal of low function 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ वेवलेंथ मुझे पता करना है, ठीक है। रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन लाइफ, यहाँ भी मुझे वेवलेंथ पता करना है। रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए सिंगल स्लिट रिफ्लेक्शन, यहाँ भी मुझे वेवलेंथ पता करना है। पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कुछ और है, यहाँ मुझे वेवलेंथ नहीं पता करना है। लेकिन लास्ट में द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स,
यहाँ पर भी मुझे वेवलेंथ पता करना। 4 केसेस में हमें वेवलेंथ चाहिए और 5वां केसेस में हमें ये पावर एमिटेड जो है सो बताना है। तो हमें इस सब केस के लिए जो है सो वेवलेंथ निकाल लेना पड़ेगा। वेवलेंथ कैसे निकलेगा? एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है? ये इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, दूसरा टेम्परेचर के लिए ऐसे दिखता है, तीसरा टेम्परेचर के लिए ऐसे दिखता है। ये टेम्परेचर T1, T2, T3 टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जो पीक वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, जिस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए पीक वैल्यू दिख रहा है, इसमें और इसका टेम्परेचर में रिलेशन है। ये जो टेम्परेचर है Tm टाइम्स T, ये जो है एक कॉन्स्टेंट होता है B, और वो B जो है सो यही वाला B वैल्यू है, B कॉन्स्टेंट, इसको वियंस कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इस फार्मूला को लगाकर हम डेल्टा एम हर एक किसी के लिए निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एम कितना होता है? B/T। एक के लिए निकालेंगे, बाकी सब के लिए आराम से निकाल लेंगे क्योंकि इसको जस्ट स्केल करना है। ये 2000 केल्विन है, इसको 3000 केल्विन है, ये 5000 केल्विन है। जस्ट 2000 को स्केल कर देना है। तो एक के लिए पहले निकालते हैं, 2000 के लिए निकालते हैं। तो 2000 के लिए कितना है यहाँ पर? B कितना है? 2.9 टाइम्स 10⁻³ टेम्परेचर कितना है? एक तो ले लेते हैं अभी 2000, कितना आ गया? सब कुछ ये किस में है? ये मीटर में है, राइट? सब कुछ मीटर में है, ठीक है। तो ये आ गया 1.45 और ये हो गया 10⁻⁻6 मीटर। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 नहीं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नैनोमीटर में लिखेंगे। आप चाहो तो एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, आपको जो इसमें पसंद हो। 3 तो इतना नैनोमीटर हुआ। 1450 नैनोमीटर हुआ। इस केस में जो लैम्डा एम आया वो कितना आया? 1450 नैनोमीटर। आप चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। इसमें कितना आएगा? देखिए 3000 नीचे में होना चाहिए था, 2000 मैंने लिखा है, नीचे 3000 होना चाहिए था। तो पहले 2 से इसको हटा लेते हैं, ये 2000 जो हटा लेते हैं, जो भी यहाँ पर वैल्यू है स्केल कर रहे हैं, ये 2 हटा दिए। 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है नीचे ना, उसको 2 उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 1000 आ गया। क्यों ना 1000 के लिए निकाल लें और बाद में सबका वैल्यू सब यहाँ नीचे रखते जाते हैं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 यहाँ 3000 है, 3 हो गया इतना। ये कितना आ गया? अब देखिए कितना आ गया? 290 इतना है, 397 18 कुछ ऐसे, इतना नैनोमीटर। इस केस में लैम्डा एम आया यही 1450, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। अब जो यहाँ पर 5000 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 2900, यहाँ पर 2900 जी सीधे है, बार बार यही यूज करेंगे। 30 से डिवाइड किए हैं, आपके 5 से डिवाइड कर लिए, 25 4 5 40 इतना नैनोमीटर। और लास्ट केस में इसके लिए लैम्डा एम कितना हो गया? 2900/10 10,000 है, 290 नैनोमीटर। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। द रेडिएशन ऑफ पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से कौन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर जो है एनर्जी? तो जितना लैम्डा कम होता है एनर्जी उतना ज़्यादा होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कितना होता है देख लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोरस्पॉन्ड्स टू Hc बाय लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा निकलेगा मुझे, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट कितना आ गया? Hc/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc/4 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना हो जूल में तो 1.6 टाइम्स 10⁻⁻e का वैल्यू सिंपली लिखते हैं, राइट। और Hc/e का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में,
1.24 माइक्रोन, 1.24 माइक्रोन, 4 से डिवाइड किए 0.31 माइक्रोन, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नैनोमीटर में 310 नैनोमीटर। तो 310 नैनोमीटर चाहिए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, 310 नैनोमीटर। उससे यदि वेवलेंथ कम होगा तो चलेगा काम, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। तो 310 नैनोमीटर से कम वाला कौन है? अकेला ये है, ये वाला है। यस, में 1 चला गया। और देखो बाकी देखिए 310 से सब ज़्यादा है, 1450 है, 966 है, 580। सेकेंड, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से जो हम देखते हैं उसका एक रेंज है ना, कहाँ से कहाँ तक है, 380 to 7 कितना है, 780 हम बोलते हैं, इसी के आसपास सभी लोग बोलते हैं, इसी के आसपास में। तो देखिए 380 और 780 के बीच में कौन है? ये वाला है 5, ये वाला। और कोई है क्या? ये तो नहीं है। 780 से ज़्यादा हो गया, ये भी जो ज़्यादा हो गया, यही ठीक है। थर्ड देखते हैं, द रेडिएशन एट पीक emission wavelength will result in the widest central maximum of a single slit diffraction. सेंट्रल मैक्सिमम जो है सो वाइडेस्ट होना चाहिए, ये डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है देखिए, डिफ्रैक्शन एक स्लिट है, ये यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाता है ये, राइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाता है। तो इसका जो फर्स्ट मिनिमम है वो कितना होता है, उसके लिए इसका यदि विड्थ ये d है तो फर्स्ट मिनिमम के लिए होता है d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो y/d, या फिर ये थीटा यही तो पूछ रहा है, यहाँ पर मिनिमम है। तो ये जो लाइट है ये मैक्सिमम है ऐसे और इस तरह से आता है, डीके करता है, वैसे इधर भी डीके करता है। तो ये जो है इसका ये जो एंगल है यही है उसका एंगल व्यू, या जो भी इसने कहा है सेंट्रल मैक्सिमम का जो है वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम, ये जो है वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमम का जो एंगल है ये किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो थीटा जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका ये फर्स्ट मिनिमम जो है सबसे ज़्यादा दूर में होगा। वाइडेस्ट जो है ये मतलब कि लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो लैम्डा मैक्सिमम किस में है, ये 14 में है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी का है। तो पी में आ गया हमारा 3। लास्ट वाला देख लें, इसको बाद में आते हैं। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज टू इमेज ह्यूमन बोन्स। वो एक्सरे की बात कर रहा है, एक्सरे से ही जो है सो हम लोग ह्यूमन बोन्स को जो है सो देखते हैं। और वो किस ऑर्डर का होता है, वो जो है सो एक एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, ये एक ऊपर नीचे जा सकता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम होता है एक्चुअली, वो जो इसमें है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी देखिए 3 to 1 जो है सो कहाँ पर आ रहा है, 3 क्यू का भी नहीं देखे हैं, क्यू का इसका भी देख लेते हैं 4 वाला। 4 में क्या था, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट ऑफ पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन 60,000 केल्विन। इस टेम्परेचर के लिए है। पावर जो एमिटेड होता है वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा ये जो मैं देख रहा हूँ अभी वो 4 के लिए देख रहा हूँ, T⁴। दो ठो काम यदि कंपेयर करना है तो सिग्मा सेम है, एरिया भी सेम ले, तो ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट केस में टेम्परेचर कितना है, इसने कहा कि 1/16 है, ये सेकेंड का 1/16 है, इसका I0 का 1/16 है, इसमें 1/16, इसमें 1/16 का टेम्परेचर कितना है हमें नहीं पता, इसका टेम्परेचर हमें पता है 60,000 केल्विन और 6,000 केल्विन। इसका पावर को यहाँ से T0 की वैल्यू निकालना है, T0 by 6,000 इक्वल टू
ये 1/6 हुआ, 1/16 का पावर 1/4, हाफ का पावर 4 और टोटल का पावर 1/4। सो 1/16 T0/6000 ये आया 1/4। तो T कितना आया? ये तो हाफ होगा ना, हाँ, तो T is not equal to 3000 आ गया। 3000 टेम्परेचर पर हमें जो पावर मिलेगा वो 6000 का 1/16 है। तो इसके लिए आंसर जो है सो 3000 आया ना, 3000 ये 4 वाला। तो कौन सा ऑप्शन है? 3421, 3421 ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। एक बार समराइज कर देते हैं। यहाँ पे मेनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है डेल्टा एम, वो निकाल लेना है हर एक केस के लिए। और वो कैसे निकलेगा? वो डेल्टा एम टाइम्स टी जो है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट बी एन कांस्टेंट होता है जो वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यू हमने एक के लिए निकाला, 1450 आया, ये पहले वाला केस के लिए। बाकी के लिए केवल टेम्परेचर में चेंज करना है, इसको रीस्केल कर देते हैं। 2 से यहाँ डिवाइड किए हुए थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और बाकी नया टेम्परेचर जो है 1000 के मल्टीपल में जो है ये 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 5 की जगह 5 ऐसे करते चले जाते हैं। और इस तरह से हमें सबका जो है सो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाता है। अब यहाँ से हम मैच करते हैं। पहला है कि रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। मेटल का वर्क फंक्शन दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इक्विवेलेंट टू है ये वेवलेंथ 310 नैनोमीटर की। तो 310 नैनोमीटर से कम जो वेवलेंथ है, मतलब एनर्जी ज़्यादा है, वो इसको निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा। तो 310 से कम ये है, ये सही हो गया। सेकेंड केस में कि रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आइज। इसमें से देख लीजिए ह्यूमन आइज कभी इसके बीच में कौन आ रहा है? ये आया। रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो डिफ्रैक्शन में जो है ये साइन थीटा जो है वो क्या होता है? मिनिमम के लिए, फर्स्ट मिनिमम के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होता है। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि थीटा बहुत छोटा है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका लैम्डा कम होगा वो डिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है? पहले वाले का। तो ये आ गया वहाँ पर। पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट ऑफ एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 पर जितना निकल रहा है उसका 1/16 निकलेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि U जो है सो प्रोपोर्शनल है T⁴ की। 1/16 आ रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है सो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आया 1/16, तो टेम्परेचर कितना कम होगा? 1/2, राइट। सो हाफ होगा। तो हाफ, इसका हाफ कितना हो गया? 3000। ये आंसर हो गया। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स। एक्सरे की बात कर रहा है जिसका ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब 10 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर के आसपास तो कहीं भी नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 10 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है, 100 नैनोमीटर, वो भी कहीं नहीं है। तो वो यहाँ पर कहीं नहीं अवेलेबल है। 100 से ज़्यादा में बहुत वीक एक्सरे होता है, तो वो इमेज नहीं कर पाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। ये सीरीज LCR सर्किट is connected to a 45 sin omega t volt source. The resonant angular frequency of the circuit is 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो है सो एक LCR सर्किट है। भी कितना है? 45 sin ओमेगा टी, और इसका वैल्यू दिया है आगे। ये जो जब रेजोनेट करता है तो रेजोनेट के समय इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 10⁵ रेडियन पर सेकेंड दिया है। एंड करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज I0। करंट जो है वो है I0 रेजोनेंस के समय। रेजोनेंस का जो करंट है, ये रेजोनेंस का जो है फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट लिखते हैं।
when the angular frequency of the source is अभी ओमेगा इज टू 8 टाइम्स 10⁴। रेजोनेंस कब होता है? जब सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर जाए। तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। रेजोनेंस तब होगा जब ये वाला ओमेगा जो है सो 10⁵ रेडियन पर सेकेंड होगा। अब यहाँ पर चेंज कर दिया तो रेजोनेंस नहीं होगा। सो सेकेंड केस, नो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है और उस केस में देख रहे हैं ओमेगा कितना सप्लाई किया है, 8 टाइम्स 10⁴ रेडियन पर सेकेंड, थोड़ा सा कम है, ये 10⁵ था, 8 टाइम्स 10⁴ है। द करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट इज, करंट कितना है 0.05 ऑफ I0। रेजोनेंस के समय में जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था उसका 5% है। L = 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, L का वैल्यू दे रहा है 50 मिली हेनरी। L = 50 मिली हेनरी। Match each entry in the list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the correct options। करंट बताना है, I0 कितना होगा, क्वालिटी फैक्टर बताना है, बैंडविड्थ बताना है, ये सारी चीजें बताना है। तो I0 सबसे पहले इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है रेजोनेंस में, इसमें डायरेक्शन दिखाना सही नहीं होगा क्योंकि ये AC है, कभी अप कभी डाउन डायरेक्शन होता है। तो ये करंट कितना है, देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में होता है कि जो इम्पीडेंस है या आप कह सकते इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है इसके और इसके अक्रॉस, इसके नहीं, इसके अक्रॉस दोनों सेम हो जाता है। सो XL = XC। ये XL हम इंडिकेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट को, इसका नाम है रिएक्टेंस नाम है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ये होता है कितना है, XL होता है ω/L और ये होता है 1/ωc। ये दोनों जब सेम हो जाएगा तो जो इसका मेन नेट इम्पीडेंस है वो होता है √R² प्लस ω/XC माइनस XL का स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो Z जो है नेट इम्पीडेंस जो है सो जस्ट रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसमें जस्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो I0 क्या है, एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस I0, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, I0 कितना हो जाएगा V0/R। अब V0 कितना है, यहाँ पर यही V0 है ना, ये V0 sin ω, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो V0 का वैल्यू तो दिया है ना 45, R का वैल्यू कितना है यदि हमें पता चल जाए तो I0 पता चल जाएगा। तो पहला काम है मुझे ये पता करना कि R कितना है, और कहाँ से निकाले R कहाँ से निकालेंगे वो देखना पड़ेगा। देखिए R कहाँ से निकालेंगे, वो तो आएगा यहाँ से कि इस यहाँ पर I दिया है और I0 दिया है, तो यहाँ से जो है सो हम R निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले ω0 दिया है, और ω0 होता कितना है, ω0 जो है वो होता है ये ω0 पर क्या होता है, ये दोनों सेम हो जाता है, राइट, ये दोनों सेम हो जाता है। यदि उसको वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, दोनों सेम हो गया, ω0 पर सेम होता है। तो ω0² जो है सो क्या आ गया 1/L से, ω0 का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं। ω0² ये है 1/LC, तो C निकल गया यहाँ से 1/ω0² LC। ω0 का वैल्यू कितना है 10⁵ है, तो इसका स्क्वायर हो गया 10। L का वैल्यू कितना दिया है 50 मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी। ये कितना हो गया, ऊपर में 100 है, इसको 100 ले गए, 200 टाइम्स 10⁻⁻10, 200 होगा, 200 नहीं होगा, 20 होगा। तो 2 टाइम्स 10⁻⁹
ये सी आया 2 नैनो फैराड, सी का वैल्यू पता चल गया। आप चलते हैं यहाँ पर जो है एक करंट जो निकाला है बोला है इसमें, इस केस में करंट कितना है 0.05 आई नॉट का, इसी से चलते हैं। आई नॉट कितना है इधर से निकाल लें, आई नॉट तो हम निकाले थे कुछ देर पहले। आई नॉट जो है सो 45/R है, 45/R है। आई कितना है, आई जो है 45 बाय आपकी ए आर ना होकर जेड है, क्योंकि अब ओमेगा जो है इस केस में ओमेगा जो है सो 8 × 10⁴ है रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर ओमेगा जो है 10⁵ है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अलग है, इसका मतलब जेड का अब फाइनाइट वैल्यू होगा। और जेड कितना होगा √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस है इधर, और जो XC है वो उसको इस डायरेक्शन में लेते हैं 90 डिग्री पर, और XL को इस डायरेक्शन में लेते हैं। ये दोनों का सम यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये जो है सो रेजिस्टेंस, ये जेड है, जेड यहाँ से निकाल सकते हैं। R² टाइम्स ये वाला कितना हो गया है टोटल XC माइनस XL, तो जेड इक्वल टू ये वैल्यू आ जाता है। अब XC और XL को निकालिए, देखिए कितना आ रहा है इस केस में। XC इक्वल टू कितना होता है 1/ωc, ओमेगा कितना है 8 × 10⁴, और C कितना है 2 नैनो, तो कितना आ गया ये आ गया 10⁵/16, तो ये हो गया कितना 101,000 × 100/16, 16 × 6 = 96, 4 × 40, 16 दूनी 32, 16 × 5 80, तो ये आ गया 6250। एक्सेल कितना आया, ये होता है ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू तो ये दिया है 8 × 10⁴, और एल का वैल्यू है 50 हेनरी मिली हेनरी, इतना ओम। ये कितना हो गया 5 × 4000, 4000। अब यहाँ पर आई का वैल्यू में पता चल गया, ठीक है, उसको लिखते हैं। आई जो है सो है 45/जेड, जेड का वैल्यू जो है सो √R² प्लस XC है 6250, और ये 4000, ये 0.5 है, मतलब 1/20 है। पाँच बाई 200 100 1/20। आई नॉट का वैल्यू कितना लिखे थे 45/R, ये तो चला गया, तो ये दोनों बच गया, इसको लिख सकते हैं R² प्लस ये 2000 हो गया 2250 स्क्वायर इक्वल टू 400 R²। अब यहाँ पर देखिए ये किस ऑर्डर का है, ये 400 R² में से एक R² को माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे 399 लिखेंगे लेकिन हमारा कैलकुलेशन मुश्किल कर देगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो ये जो 400 R² है उसमें माइनस R² हम नहीं करते, छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा फर्क नहीं करेगा, लेकिन इससे मेरा लाइफ ईजी हो जाएगा। ये 400 R² रह जाएगा, तो R का वैल्यू आराम से आ जाएगा 2250/400 का √20, तो 112.5 ओम, ये R का वैल्यू हमारा आ गया। यहाँ पर यदि हम लेते तो 399 होता, तो 399 में थोड़ा कम से डिवाइड करते, इससे थोड़ा ज़्यादा होता, हो सकता है 113 14 आता, लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं क्रिएट करता है, और यहाँ पर आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हमने सिंपली ये करती है। ओके, आर का वैल्यू में पता चल गया, तो आई नॉट का वैल्यू भी हमें पता चल गया। आई नॉट कितना था 45/R,
आर जो है 225/2 ही लिखते हैं, 5 बार में 1 कट गया तो 0. इतना एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया आई नॉट का वैल्यू। लेकिन ये तो एम्पियर में आया ना, यहाँ पर आंसर जो है सो किस में पूछा है, इन मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 400 मिली एम्पियर आएगा। 400 मिली एम्पियर। ये एक में ये आ गया 3 का। नेक्स्ट देखिए क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सर्किट का? सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होता है जब रेजोनेंस में है। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे डिफाइन है, रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर होता है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। सो द रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी टू द लॉस्ट एनर्जी इन द केस ऑफ हीट, उसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये जितना ही ज़्यादा होगा हमारा सर्किट उतना ही अच्छा होगा। तो उसको लॉस एनर्जी कैसे निकालते हैं? उसको स्टोर्ड एनर्जी जो है, सो स्टोर्ड एनर्जी ये दोनों जगह में होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। और अभी दोनों का वैल्यू सेम है देखिए, तो इसको सीधे कर सकते हैं। आप कोई करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए I² ये जो है I² भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है रेजोनेंस में। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस से, वो हीट लॉस हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं I² कट गया तो सिंपली हमारा आया XC/R या XL/R। यही हमारा जो है सो क्वालिटी फैक्टर। ये जितना ज़्यादा होगा हमारा सर्किट उतना अच्छा है। तो यहाँ पे XC का वैल्यू कितना आया देख लीजिए। तो क्वालिटी फैक्टर किधर निकालूँ मैं, जगह इधर नहीं है, यहाँ पर लिखता हूँ क्वालिटी फैक्टर XC/R। XC कितना आया, ओमेगा XC नहीं XL लिखता हूँ क्योंकि ओमेगा 0L तो मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। R जो है सो 225/2 आया था शायद, देख लेते हैं यहीं पर फिर 225/2। और ओमेगा 0 का वैल्यू दिया है 10⁵, L का वैल्यू दिया है 50 मिली हेनरी और 225 कितना आ गया देखिए। ये जो है सो 5 0 2 और 0 225 25 9 225 और 25 दूनी 50 200 कितना आ रहा है देखिए। 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। और ये 2 को हम भूल गए यहाँ पर, फिर तो 2 यहाँ पर रहेगा। ये तो एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है ओमेगा L और 2 भूल गए थे तो 2 यहाँ भी आएगा। तो ये कितना हो गया 400/9, मतलब कि 40 से थोड़ा ज़्यादा। 9 चौके 36 4 40 9 चौके 36 4 40 इतना 44.4 ये वाला एक वाला। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। थर्ड देखते हैं बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट इन रेडियन पर सेकेंड। ये बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? ये बैंडविड्थ जो है इसको डिफाइन करते हैं इस क्वालिटी फैक्टर से। ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0, उसको यदि हम डिवाइड कर दें क्वालिटी फैक्टर से तो हमें बैंडविड्थ मिलेगा। यदि ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो बैंडविड्थ हमें बहुत कम मिलेगा। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पर वो रेजोनेट करेगा, मतलब काफ़ी शार्प फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इसको यूज करके यदि रेडियो आप सुनेंगे काफ़ी साफ सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बैंडविड्थ मिलता है। जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ उतना ही कम। तो ओमेगा नॉट कितना है 10⁵, और Q का वैल्यू भी कितना निकालें 400/9। ये कितना हो गया, ये हो गया 10⁴/4 × 9, इतना हर्ट्ज का आ जाएगा। 2250 हर्ट्ज नहीं होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया, हर्ट्ज लेते, यदि यहाँ पर लीनियर फ्रीक्वेंसी लेते तो 2250 ये 4 वाला। द पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन वाट। पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय कितना पावर डिसिपेट हो रहा है।
रेजोनेंस के समय क्या है, XC और XL दोनों बराबर है और जो इम्पीडेंस है वो सिंपली R है। तो जो पावर डिसिपेट होगा वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I स्क्वायर R, राइट। और पीक पावर की बात करें तो ये भी हम पीक ले लेते हैं, पीक करंट, पीक पावर, तो पीक करंट R के वैल्यू पर हमें पता है, I नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, I नॉट तो यहीं पर देख रहा है 400 मिली एम्पियर है या 0.4 एम्पियर है, उसका स्क्वायर किए और R का वैल्यू 225/2 आया था, 225/2 आया था, तो ये हो गया 0.16 टाइम्स 225/2, इसको नीचे ले आए 100 हो गया, ये 2 8 16 हो गया, ये 1800 हो गया, 2 8 1600 25 200 1800/8, सो 18 वाट हो गया, ये पीक पावर हो गया, 18 था, राइट, 18 था, यहाँ पर है 18 2 का, तो आंसर कौन हो गया 3142, 3142 ये वाला आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन LCR सर्किट से था, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। LCR सर्किट है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, L का वैल्यू दे दिया है 50 मिली हेनरी और जो सप्लाई वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू केवल दिया है 45 और ये ऑसिलेटरी है। जब ये रेजोनेंस होता है तब इस ओमेगा को ओमेगा नॉट होना पड़ेगा, यदि ये ओमेगा इस ओमेगा नॉट से अलग रहेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। और ये ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना आता है, यहाँ से देख सकते हैं 1/LC, ओमेगा नॉट स्क्वायर इसका 2 1/LC। तो यहाँ पर हमें L दे दिया है तो यहाँ से C निकल जाएगा, C निकाल लिए। अब हमें जो पूछा पहला सवाल है कि I नॉट कितना है, रेजोनेंस के समय करंट कितना है, तो रेजोनेंस के समय करंट कितना है, ये दोनों तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो इम्पीडेंस है वो लिखते हैं R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। एक्चुअली R इधर रहता है, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं क्योंकि करंट जो है इसमें जो फ्लो करता है वो इससे थोड़ा आगे रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है, इसलिए यहाँ पर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको रिएक्टेंस कहते हैं वो इधर दिखाते हैं, और ये इसमें करंट जो है इससे पीछे रहता है तो उसको नीचे दिखाते हैं। और इसका जो है वेक्टर के रूप में हम इसका इम्पीडेंस निकालते हैं जो जिसका यूनिट ओम का ही होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर डालते हैं, केवल R बच जाता है, क्योंकि देखिए इस केस में जब रेजोनेंस होता है तो हमें जेड कुछ कम से कम करना चाहिए, और कम मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए। ये ओमेगा पर डिपेंड करता है तो ये 0 हो सकता है, R ये तो फिक्स्ड है, ये कुछ को कुछ नहीं कर सकते। तो जेड जो है सो मिनिमम होता है जब XC = XL होगा, क्योंकि ये दोनों ओमेगा पर डिपेंड करता है। एक्स ये जो ओमेगा L है ये 1/ωc है, तो एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए ये दोनों सेम हो जाएगा और तब हमें रेजोनेंस मिलेगा। और तब करंट जो है ये तो खत्म हो गया, तो करंट जो है सो V0/R होगा। ये मुझे पता है 45, लेकिन R नहीं पता है। लेकिन उसने आगे कहा कि यदि हम ओमेगा को चेंज कर दें 8 × 10⁴ दे दें इंस्टेड ऑफ 10⁵, जहाँ पर रेजोनेंस होता है, तो ये जो करंट हमें मिलता है 5% मिलता है रेजोनेंस करंट का। तो इसको यूज करते हैं यहाँ पर, इस करंट को यहाँ पर यूज करते हैं, ये इधर में कहीं किया है यहाँ पर। पहले तो करंट ही पता है, इस करंट को निकालते हैं, ओमेगा के वैल्यू दिए तो XC निकालें, XL निकालें, दोनों के वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर हम करंट निकालें, ये करंट है जो है निकाले थे, और ये 5% है उसका है। यहाँ पर सबको लिखें तो एक इक्वेशन आ गया R में, बस यहाँ पर थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन करना पड़ा कि एक जगह 400R² है, एक जगह R² है, इसको हम ओमिट कर दिए क्योंकि 400 के सामने 1 क्या है, कुछ नहीं, बाकी नंबर भी बड़ा बड़ा है। तब हमें R इजीली मिल गया 112.5। यदि एग्जैक्ट लेते तो 100 मान लीजिए 13 मिलता, 14 मिलता, लेकिन वो ज़्यादा चेंज नहीं करता और आप इसी कैलकुलेशन को करने में काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस मिल गया तो करंट भी मिल गया यहाँ पर, तो वो हमें पता चल गया। क्वालिटी फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है वो कितना ज़्यादा है जो एनर्जी लॉस हो रहा है उससे, और जो एनर्जी स्टोर हो रहा है यहाँ पर वो इसका ये इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय R का इम्पीडेंस, मतलब कि सिंपली आप कर सकते हो ये जो है क्वालिटी फैक्टर जो है XC/R कहिए या XL/R कहिए, और ये केवल रेजोनेंस के समय होता है। तो XC का वैल्यू में तो पता है, यहाँ पर C का पता है तो इसका पता है, XC पता हो गया, XC जो 1/ωc होता है। तो ये सभी को वैल्यू हम रख दिए तो हमारा आता है
1 वाला 44.4 क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ जो है इसी से रिलेटेड है, क्वालिटी फैक्टर से। जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा बैंडविड्थ उतना कम होगा। और यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है इन रेडियन पर सेकंड, तो हमें यहाँ ओमेगा नॉट लिखना चाहिए, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर, जिसका कोई डायमेंशन नहीं। और ये हमारा आ गया 2250। पीक पावर डिसिपेटेड इन रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय जो पावर डिसिपेट हो रहा है, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, तो पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो रेजिस्टेंस में हो रहा है, आई नॉट स्क्वायर आर, क्योंकि ये तो है नहीं दो, ये तो खत्म हो गया और इस आर का वैल्यू रख दिए तो हमारा ये आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये थिन कंडक्टिंग रॉड एमएन, ये एमएन है, ऑफ मास 20 ग्राम, लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम। ये सब जो से एमएन के लिए है। इज हेल्ड ऑन a frictionless long perfectly conducting vertical wall as shown in the figure. There is uniform magnetic field V0 equal to 4 tesla. Directly perpendicular to the plane of the rod arrangement, the rod is released from rest at t equal to 0, and it moves down along the rails. Assume a drag is negligible. Match each quantity in list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the correct options. G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एप्सिलॉन e to the power -1 ये इलो नंबर है, उसका वैल्यू 0.4 है। क्या है क्वेश्चन? एट t equal to 0.2 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पूछा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू होता है BPL, B यहाँ पर B0 है, L 25 सेंटीमीटर है, और वेलोसिटी हमें पता करना है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा, क्योंकि एक तो यदि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होता तो वो नीचे गिरता है, एक्सेलरेट करता है, उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता रहता है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा। जैसे कि ये जो है जब नीचे गिरेगा तो इसका स्पीड नीचे है, इसका स्पीड नीचे है तो एक इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा BVL, तो उसको करंट देगा BVL/R। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? पहले बैटरी जो बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा, बैटरी लॉरेंज फोर्स से, QV क्रॉस B। पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं किधर एक्यूमुलेट होता है, V की तरफ, V नीचे है, नीचे की तरफ अपना चारों फिंगर कीजिए, B की तरफ अपना उसको कर्ल कीजिए, लेफ्ट साइड में दिखाता है थंब, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। करंट ऐसे बहेगा, तो इस पर ऐसे करंट बहेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? IL क्रॉस B। मैग्नीट्यूड हुआ ILB और डायरेक्शन किधर? L तरफ रखिए डायरेक्शन, मतलब कि MN की तरफ में, N to M, NM तरफ में, उधर ही करंट फ्लो कर रहा है। IL क्रॉस B, B की तरफ कीजिए तो ये ऊपर दिखा रहा है, ये फोर्स जो है सो ऊपर की ओर दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स दिखा रहा है, और इस पर एक वेट लग रहा है नीचे, एनर्जी। तो ये दोनों वेट फोर्सेस के अंडर में इसका एक्सलेशन, इसमें एक एक्सलेशन होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, और इसलिए E का वैल्यू वो डिपेंड करेगा V पर। तो यहाँ पर E का वैल्यू जो है सो हम निकालते हैं, तो इसमें ये लगातार एक फीडबैक सर्कुलर लूप की तरह हो गया है, ठीक है। तो हम अब इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। F नेट इज इक्वल टू, एक वेट नीचे लग रहा है और एक जो है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, और इसको हम कह सकते हैं M एक्सलेशन, mg माइनस F, इक्वेशन 1 कहते हैं। अब F का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, देखिए ILB, I का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं BVL/R, और V का वैल्यू, I की वैल्यू इतना कैसे रखेंगे? हाँ, I की वैल्यू ठीक है रख दिए। ये कितना आया? BL² V/R, ये MA है, तो एक्सलेशन कितना हो गया? G माइनस BL² V। इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, G माइनस K V, और इसको हम लिख सकते हैं dV/dt, और कांस्टेंट का वैल्यू है BL
स्क्वायर बाय एम आर निकाल ही लेते हैं। बी है 4 टेस्ला, एल है 1/4 मीटर स्क्वायर, मास है 20 ग्राम, आर है 10 ओम। ऊपर में तो 1 बचे, ऊपर में 1000 हो गया और नीचे में 200, मतलब 5 आया वैल्यू इसका, के की वैल्यू 5 आया। यूनिट से हमें मतलब नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dv बाय g माइनस के भी, और इधर है dt, इंटीग्रेट करते हैं। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है, उसने कहा कि स्टार्ट किया है 0 से। t इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितना है v, इस यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो ये कितना आया ln g माइनस के भी, और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा v का जो टर्म है माइनस के से, v इक्वल टू 0 टू v। इधर आया dt, एंड dt को इधर जस्ट t आया, इंटीग्रेट भी करेंगे तो भी t ही आएगा। वैल्यू रखते हैं ln g माइनस के भी पहला टर्म, माइनस ये 0 रखते हैं ln g, और इधर माइनस के ले जाकर उधर माइनस के टी, ये प्लस टी था, यहाँ प्लस टी है, तो इसको वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर आता है ln g माइनस के भी बाई जी इक्वल टू माइनस के टी, और एक के कहाँ भूल गए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के भी बाई जी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये ln उधर लेंगे, और इस तरह से हमें k का वैल्यू पता चल गया, k का बोलता हूँ v का वैल्यू पता चल गया। v इक्वल टू g बाई के 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये v का वैल्यू है। क्यों ना सबका वैल्यू यहाँ पर बैठा ही देते हैं, g का वैल्यू 10 और 5 का वैल्यू, k का वैल्यू 5 अभी भी निकाले थे, k का वैल्यू 5। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये v का वैल्यू हुआ फाइनली 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। पहला क्वेश्चन है कि t इक्वल टू 0.2 सेकेंड, कितना, बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ है t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर कितना आता है, ये 2 है, 1 माइनस k के वैल्यू 5 है 0.2 सेकेंड पर, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 1 माइनस 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, तो हो गया 1 माइनस 0.4, तो फाइनली ये 0.6 टाइम्स टू 1.24 मीटर पर सेकेंड, ये v का वैल्यू आया। तो आप पहला क्वेश्चन जो है p में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा था, वो होता है कितना, b भी है, तो v ही बाकी था पता करना, b है 4, v अभी निकला 1.2, और l है 1/4 25 सेंटीमीटर, तो ये 1.2 वोल्ट आएगा, ये 1.2 वोल्ट 3 वाला। नेक्स्ट देखिए एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड, यहाँ पर मुझे भी स्पीड पता चला है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का बात कर रहे हैं, वो क्या होता है IL क्रॉस B होता है, यहाँ क्रॉस नहीं लिखते क्योंकि B और L के बीच में एंगल 90 डिग्री है। I हमें नहीं पता है, लेकिन E हमें पता है और R भी पता है, ये देखिए ये भी तुरंत पता हुआ है LB, ये 1.2 वोल्ट, R का वैल्यू 10 ओम है, LB 1/4 मीटर और B जो है 4, ये तो मान आ गया, ये हुआ 0.12 न्यूटन, ये मैग्नेटिक फोर्स है 0.12 न्यूटन, 0.12 न्यूटन 4 वाला हुआ। 3-4 एक ही जगह है, तो आपका आंसर मिल चुका है 3-4, ये आपका आंसर हो गया 3-4, बाकी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑप्शन कहीं और नहीं है। इनफैक्ट आप एक निकाल के श्योर हो गए, 3 यहाँ भी है 4 यहाँ पर,
ये दो ऑप्शन में से ये होंगे। यदि आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, लेकिन देख लीजिए t = 0.2 सेकेंड द पावर डिसिपेटेड इन वाट। थर्ड जो है PQ, R में देखते हैं पावर है डिसिपेटेड बोला, तो पावर कितना डिसिपेटेड होगा I²R। करंट हमें पता है, अभी निकालें, करंट नहीं निकाले हैं, करंट नहीं निकाले हैं तो निकाल लेते हैं E/R। E का वैल्यू जो है 1.2 वोल्ट है, 10 से डिवाइड किए, और R का वैल्यू 10 है, तो ये हुआ 1.44 बाय 100 टाइम्स 10, इतना पावर हुआ। तो 0.144 वाट, 0.14 वाट, ये हो गया 2 वाला। देखिए 2 वाला सही आया। फिर लास्ट S में देखना द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी तब मिलेगा जब नेट फोर्स 0 हो जाए। टर्मिनल वेलोसिटी का बात कर रहा है, तो दो ठो फोर्स तो लग ही रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स है और एक वेट है। ये दोनों जब सेम हो जाएगा तब ये 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? ILB, ये निकाला था हमने इधर कहीं, वहां से देख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है सो BL² V/R, वहां से देख के लिख लेते हैं BL² V/R, ये है मैग्नेटिक फोर्स mg। तो यहां से निकल आया mgR/BL²। ये BL² का वैल्यू तो 1 है, B 4 है और L 1/4 है। mg 20 ग्राम था, G 10 और R भी 10। डिनोमिनेटर में 1 हो गया, इधर 3 जीरो है, 1 2 जीरो चला गया, 3 जीरो चला गया, 2 केवल बच गया। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 3425। देखिए ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में बस यही था कि जब हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी जो है सिर्फ लूप में आ जाता है। यहाँ पर जैसे वेलोसिटी निकालना है तो हमें पहले फोर्स चाहिए, पहले एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, mg - f। अब फोर्स चाहिए, फोर्स जो है सो यहाँ पर देखिए कई स्टेप में निकाले गए फोर्स। ILB चाहिए, I का वैल्यू यहाँ से रखिए, और सबका वैल्यू रखने पर जो है सो मेरे एक इस तरह का फॉर्म आता है। और यहाँ पर हम dV/dt लिख के इसको इंटीग्रेट करते हैं तो V में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। ये फाइनली V जो है सो एक्सपोनेंशियल डीके होता है इसका, डीके नहीं इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल। और एक समय के बाद में ये जो है सो टर्मिनल वेलोसिटी पा लेता है। आप यहाँ से वो भी टाइम निकाल सकते हैं कि कब इसको टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगा, और उसके बाद बाकी सारे सवालों के जवाब यहीं से निकाल के हम दे सकते हैं। ये था 2023 फर्स्ट पेपर ऑफ JEE एडवांस। नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आएंगे। थैंक यू।